नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक थोड़ा हटके है, छोटा सा है, पर पूरा एंड तक सुनना जरूरी है क्योंकि मजा आने वाला है। मोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, आशीष नेहरा, आईपीएल का फाइनल मैच और आपका बॉस, कैसे ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। ये बात ज्यादातर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के लिए है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बिल्कुल सही बैठती है। आपने भी देखा होगा कि क्रिकेट में जब फाइनल मैच होता है तो सबकी नज़र वहीं होती है। सबकी एक्साइटमेंट अलग लेवल की होती है। मैं क्रिकेट ज़्यादा नहीं देखता, पर जब भी ये चीज़ें सोशल मीडिया पर आती हैं तो मैं उन्हें एनालाइज करता हूं और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स निकाल कर आप सबके साथ शेयर करता हूं, जिससे आप अपनी जॉब में भी अप्लाई कर सकें। आपने जिन लोगों ने आईपीएल का फाइनल देखा होगा, उन्हें ये कहानी ज़रूर याद होगी। लास्ट ओवर में पहली 4 बॉल तो बढ़िया डाली गईं, सब कुछ सही चल रहा था, रन्स भी चाहिए थे टीम को। पर फिर 2 बॉल ऐसी आईं जिन्होंने पूरी गेम का सीन बदल दिया। आशीष नेहरा भी अपना बंदा सपोर्ट कर रहा था, हार्दिक पांड्या अपनी सलाह दे रहा था, और वो बॉलर जो मोहित शर्मा हैं, एक जबरदस्त डेथ बॉलर जिसने पिछले मैच में भी कमाल की बॉलिंग की थी, उसने पहली 4 बॉल अच्छे से डाले। लेकिन अब लग रहा था कि टीम में थोड़ी सी ज्ञानबाजी शुरू हो गई। सबको लगा कि ग्लोरी मिलने वाली है, कैप्टन ने कुछ खास नहीं किया, कोच ने भी ज्यादा हेल्प नहीं की। क्या यही सीन आपके जॉब में भी नहीं होता? बॉस आता है, सिर्फ दिखावा करता है, पर असली काम करने वाला आप ही होते हो। चुपचाप आप अपनी नौकरी अच्छे से कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे फोकस्ड हो, सब कुछ स्मूथली चल रहा हो, तभी कोई आता है और अपना रायता फैला देता है। कहता है इस बार ऐसे कर, इस बार वैसा कर। दोनों कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। सोचो जरा, वो बॉलर जो लास्ट 4 बॉल बिना किसी डिस्टरबेंस के ढंग से बॉल डाल रहा था, उसको किसी ने कुछ ज्ञान नहीं दिया, कोई अननेसेसरी डिस्कशन नहीं हुई, बस चुपचाप अपना काम किया। पर जैसे ही उसने बोला, उसकी कॉन्फिडेंस तोड़ दी गई, उसके ऊपर सेल्फ डाउट आ गया और ऊपर से ज्ञान भी दे दिया गया। बिल्कुल वैसे ही आपका बॉस भी करता है। जब आप अच्छा काम कर रहे होते हो, तभी बेकार की दखल देना शुरू कर देता है। तो आप बताओ, आपका बॉस ऐसे ही करता है क्या? इन सब चीज़ों से कैसे बचें, कैसे नेविगेट करें इस मेज़ में, क्योंकि ये सब तो होना ही है। ये एक टिपिकल इंडियन प्रॉब्लम है। और हम भारतीय लोगों का क्या है ना, अपने बारे में थोड़ी सी नेगेटिव बात करते ही देशभक्ति जाग जाती है। अगर आप विदेशों के बारे में कुछ अच्छा बोल दो तो लोग सोचते हैं कि शायद वो ऐसा नहीं करते। लेकिन सोचो जरा, अगर कोई और क्रिकेट टीम होती या कोई और सिचुएशन होती, तो क्या वो भी ज्ञान बांटते? आपका क्या कहना है दोस्तों, भाइयों बहनों? बताओ, सारे मिलके बात करो। क्या ये टिपिकल इंडियन माइंडसेट है कि जब कोई चीज में अच्छा होने वाला होता है तो बस पहुंच जाओ, राइट टाइम आया, थोड़ा ज्ञान मिल गया और सोचता है कि हाँ मैं भी फोटो खिंचा लेता हूं, कुछ तो हो रहा है? पर ये सच है क्या? आप बताओ ना। इसमें बुरा या अच्छा कुछ नहीं है। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो इससे बचने के तरीके सीखने के लिए हमारी टीम आपकी मदद करेगी। कॉर्पोरेट में बहुत लोग इस चीज से परेशान हैं कि कभी आपका कोई थंडर चुरा ले जाता है, और अगर वो थंडर ना हो तो फेलियर आपका होता है। फिर बॉस आता है, कहता है तूने ये ठीक नहीं किया, तूने वैसे नहीं किया, और सेल्फ डाउट क्रिएट कर देता है। जब विनिंग होती है तो बॉस नंबर कमाने और रोटी खाने के लिए होता है, पर जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये सब शुरू हो जाता है। ये होता है, ये एक रियलिटी है। अगर आप इस सिचुएशन से जूझ रहे हो तो कंसल्टेशन चाहिए तो बस मुझसे जुड़ जाना और चैट बॉक्स में सीटी लिख देना। वो मुंह से बजाने वाली सीटी नहीं, सी फॉर कैट और टी फॉर ट्रेनिंग, मतलब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। देखो, कॉर्पोरेट में एम्प्लॉय को कोई असली ट्रेनिंग नहीं मिलती। जो एचआर होता है वो सिर्फ नौकर बनने के लिए ट्रेनिंग देता है, जिससे बस अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए, कॉमन जोश में लाने के लिए करता है। पर मैं जो करता हूं वो अलग है। मैं आपको ट्रेन करता हूं कि कैसे इन भूतों के बीच में काम करते हुए अपनी सैनिटी मेंटेन करो। तभी तो सरवाइव करोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि हर जगह कोई ना कोई आपका थंडर स्टील करेगा। ये तो होता ही रहेगा। सिंपल सी बात है, कॉर्पोरेट में जो लोग काम करते हैं उन्हें पता होता कि टारगेट क्या होता है। एक टारगेट सेट होता है, मान लो 100 का। अगर आपने 100 अचीव कर लिया तो अगली बार टारगेट रिवाइज कर देंगे, बढ़ा देंगे। अगर 85 किया तो पूछेंगे क्यों कम किया, 97 किया तो कहेंगे और बढ़ाओ। तो मतलब आदमी चाहे कहाँ, टारगेट अचीव करे या ना करे, कितना करे, ये समझाना पड़ेगा। अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको रोक लो, स्पिल ओवर कर लो अगर हाथ में है। क्योंकि आपके बॉसेस को कॉर्पोरेट इकोनॉमिक्स का कुछ पता नहीं, बस पहुंच गए हैं कहीं से कुछ करके।
आईआईएम में भी हर बच्चा इतना स्मार्ट नहीं होता जितना लगता है। वहाँ भी आपको पता है कि क्या लगता है उनको, जो आईएएस में लगते हैं, जिनकी वजह से इंडिया में हालात बिगड़ते हैं, वही लोग प्राइवेटाइजेशन में भी चले जाते हैं। फिर आप कहोगे कि मैं कास्टिज्म या क्लास की बात कर रहा हूं, पर यह सब कुछ नहीं है। बड़े बड़े तुक्के भी निकल जाते हैं और लोग बस अपनी टैग वाली नौकरी खा रहे होते हैं, स्टाइल मार रहे होते हैं। मैं सारे आईआईएम वालों को रबिश नहीं कर रहा हूं, पर कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा हूं आईआईटी आईआईएम वाले लोगों की भी। ये लोगों का इमोशनल कोशेंट बिल्कुल जीरो होता है, बिल्कुल जीरो, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई की है, असली जमीन से कोई कनेक्शन नहीं है। ये नहीं जानते कि डीलर से कैसे बात करनी है, वेंडर से कैसे डील करना है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ टाई अप्स कैसे बनाने, कुछ भी पता नहीं होता। बस स्टाइल दिखाते हैं ये बॉसेस और जल्दी ही बड़े बन जाते हैं। और जो आप थोड़े कम पढ़ाई लिखाई वाले हैं, आईआईटी आईएम नहीं गए लेकिन लोगों से बात करना आता है, असली बिजनेस समझते हैं, काम करवाते हैं, तो ये लोग बस अंग्रेजी सुनाते रहते हैं। मुझे पता है ये सब, मैं खुद भी कर रहा हूं, और ये एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट चल रहा है कंपनी में, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो। और फिर हम लोग ये वो बोलते रहते हैं। ये वो बावड़ी बच्चे जो सिर्फ एक बार एग्जाम दे के पास हो गए हैं, उनकी भी पोल खुलती है, देर तक सोचते हैं, पर ये लोग आपको बहुत स्ट्रेस और ट्रॉमा देते हैं। अगर आप भाई और बहनों वो ट्रॉमा सहने के लिए तैयार हो तो मैं आपके साथ हूं। सिंपल। नहीं करी आपने आईआईटी आईआईएम में पढ़ाई तो कोई बात नहीं, पर अब इनके साथ सरवाइव करना जरूरी है, क्योंकि ये लोग बस टारगेट पे टारगेट देते हैं, पर इंडियन इकोनॉमी की बेसिक बातें इन्हें बिल्कुल नहीं पता। पूछो कि फसल कब कटी है, किसान के जेब में पैसा कब आता है, या मोटा खर्चा कब होता है, ये सब इन्हें समझ में नहीं आता। इंडिया में सेल्स हमेशा कांस्टेंट नहीं होती। जून में भी इतनी, मई में भी इतनी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ, फोर्टनाइटली ग्रोथ, ऐसा कुछ नहीं होता। पर इन्हें ये सब कैसे समझाओ कि जो भी इंडियन इकोनॉमी चल रही है उसी इकोसिस्टम का हिस्सा हो, उससे ज्यादा आउटशाइन करना मुमकिन नहीं है। फिर वो बहस करेंगे कि नहीं, कंपटीशन आगे निकल रहा है, तुम्हारे नंबर्स ऐसे क्यों हैं, टाइट कर लो। आजकल इतने वीडियोस आ रहे हैं, एक ट्विटर पे भी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कोई जूम कॉल चल रहा था एम्प्लॉइज का, और उसमें कोई बंगाल का बैंक का बंदा इतनी गाली गलौज कर रहा था अपने एम्प्लॉइज के साथ। किसी ने उसको चुपके से रिकॉर्ड कर लिया और फिर वीडियो डाल दिया। पता नहीं था कि क्या प्रोग्राम था, पर जो वो बोल रहा था दूसरी भाषा में था, लेकिन समझ आता था कि उसका मूड कैसा है। इंद्रदेव आएगा और बोलेगा नंबर्स लाओ, नए अकाउंट खोलो, सेविंग्स हो या करंट सब खोल दो। अरे भैया, कितने अकाउंट खोलने हैं? 140 करोड़ अकाउंट्स हैं। मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन से पहले ही पूरी दुनिया में खुलवा दिए थे। उसके बाद दुनिया ने वैसे ही सरकारी बैंकों में अकाउंट्स खुलवा दिए। प्राइवेट बैंक्स में इतनी जल्दी अकाउंट्स नहीं खुलते। तुमने फीस भी इतनी ज्यादा लगा दी है, 20-25 हजार इतना चार्ज करते हो। मतलब जो बात मैं कह रहा हूं वो ये है कि बॉसेस का मास से बिल्कुल कोई कनेक्ट नहीं है। जमीन से जुड़ा हुआ नेता नहीं है, बिल्कुल डंडे के जैसे पड़ा हुआ है। ऐसे टाइट करते हैं स्क्रू को, सिर्फ टाइट करके कोई धंधा चलाना चाहते हैं। डेस्परेशन में हैं बॉसेस एकदम। नीचे वाले एम्प्लॉयज की हालत खराब है, स्ट्रेस है, तभी वो भागते हुए कहता है कि इससे तो सरकारी नौकरी अच्छी है। लोगों ने सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी को इंटरचेंज कर दिया है, या तो ये अच्छी है या फिर वो अच्छी है। सरकारी वाले अपना रो रहे हैं, प्राइवेट वाले अपना, दोनों ही अपनी तकलीफ में हैं। तो भाई और बहनों, आप लोग मेरी शेयर मार्केट एनालिसिस कोर्स देख लो, उसमें मैंने सब चीज़ें डिटेल में बताई हैं। मैंने ये जॉब्स को ही छेड़ा है और ये सब डॉट्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। तब मैं अपने नौकरी पार्ट 2 में अब वही बताऊंगा कि वही नौकरी करनी है, पर बिना स्ट्रेस की कैसे करनी है, कैसे उस बॉस को, उस इडियट बॉस को हैंडल करना है और नौकरी से नहीं जाना है, क्योंकि नौकरी लगाना बड़ी मुश्किल बात है। लोग कहते हैं बॉस खराब है तो नौकरी छोड़ दो, कोई दूसरी देख लो। तो नहीं जी, आप ऐसे हो जाओ कि बॉस की वजह से तुम नौकरी ना छोड़ो। और जितने भी ये लेटेस्ट सीन है, आपने देखा होगा किसी एजुटेक कंपनी ने अपने गेट लॉक कर दिए, निंजा पिंजा करके कुछ नाम है उसका। तो उसने इतनी गड़बड़ की थी कि वो कितना वायरल हुआ था न्यूज़ चैनल पे। फिर वो टॉप मैनेजमेंट माफ़ी मांग रही है। ये सब चीज़ें जो समझना ज़रूरी है। ऐसे बेहुदे मिडिल सुपरवाइजर्स रखे हुए हैं, ऐसे बेहुदा एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं इन्होंने, कि फिर टॉप मैनेजमेंट को माफ़ी मांगनी पड़ती है। एम्प्लॉयज़ को अंदर बंद कर दिया चेन लगा के, और वो चौकीदार लगाए गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी लोग हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, दिखते होंगे ये सब। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी अकेले की फीड में ही आता है, ट्विटर या लिंक्डइन पे कहीं पे। तो वो लोग लॉक लगा रहे हैं, चौकीदार की तरह मॉनिटरिंग हो रही है, और तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम यहां काम करो। अरे यार, ईस्ट इंडिया कंपनी बना रखी है सबने। ऐसा बुरा हाल है क्या? ये ऐसा बना रखा है कि कोई अंग्रेज हैं, ये उनके एजेंट हैं। वो जो राय बहादुर थे, ये सब राय बहादुर हमारी भारतीय थे, और वो पुलिस होती थी जो डंडे मारते थे। याद है आपको वो डंडे मारना? मतलब पुरानी मूवीज देखी होंगी, कैसे खौफ था उस वक्त। ये सब इसी तरह बने हुए हैं। देश तो आजाद हो गया है, 75 साल से ज्यादा हो गया है, 76 ईयर्स हो गए अभी।
तो अभी भी खौफ है, बस वो घुरे चले गए पर वो वहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, बैठे हैं वहाँ से। और हमारे वो इंडियंस हैं, जैसे हम कहते हैं ना कालू इंडियंस बोल देते हैं, अब आपको रेसिज्म एंड ऑल, मैं भी तो इंडियन हूँ, कोई बुरा नहीं बोल रहा, पर बस ऐसे ही बोल देते हैं मुंह से। हम ही बने हुए हैं उनके गोरे के गुलाम, नीचे नीचे टाइट कर रहे हैं सबको, कोड़े मार रहे हैं सबको, लिटरली। मतलब अब तो वो लाश और डंडा लेके ऐसे मारना ही बच गया ना। तुम ऑफिस बंद कर रहे हो, तुम गाली गलौज कर रहे हो, तुम बदतमीजी कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तो मैं हूं फॉर द कॉमन नौकरी वाला। बहुत लोग जो हायर पोजीशन पे हैं उनको बहुत विचलित हो जाते हैं कि यार तू ये गेम क्यों खोल रहा है, क्योंकि इन्होंने तो कॉर्पोरेट ट्रेनर्स इतने बना रखे हैं ना, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स लाते हैं, ये चेतन भगत जी जैसे लाते हैं, और वो बड़ा चार्ज करते हैं, अंग्रेजी सुना के बड़ी मोटिवेशन देते हैं, तो फिर वो एम्प्लॉय लॉस्ट रहता है। खुद तो मालिक कभी भी अपना शेयर बेच के भाग जाए, 10 बोर्ड पे बैठा हो, आप अपनी गुच्चवन्नी अपनी बीवी के नाम स्टार्ट कर दो, आपको ये खरीद लेंगे। मालिक ने अपने पूरे काम कर रखे हैं। और आपको मोटिवेशन ट्रेनिंग दे रहा है। ये आपके कमरे वाला कौन सा है, वो लड़का ओयो वाला? ओके, आपको पता है कौन से कमरों की बात कर रहा हूँ? जो पढ़ा भी नहीं बहुत ज़्यादा और जिसको बड़ा पोस्टर बॉय बना के घुमाया जाता है, वो भी अपना ज्ञान बांटने के अलग से पैसे लेता है। उसको पता है अपनी कंपनी की कुछ नहीं, ना लिस्ट होती है ना वो होता है, लोन दुनिया भर का चढ़ा गया है। ये जितने भी स्टार्टअप वाले हैं, इन्होंने किसी ने भी 1 साल का प्रॉफिट नहीं दिखाया। ये घूम रहे अपने ये पे वाले। अक्सर ऐसा होता है कि असली मालिक अपना हिस्सा बेचकर निकल जाता है, बोर्ड रूम में बैठकर अपनी पोजीशन बचाता है, और आम एम्प्लॉय अपनी छोटी सी सेविंग्स अपने परिवार के नाम कर लेता है ताकि बच सके। मीनवाइल वही मालिक अपने काम चला रहा होता है पर आपको मोटिवेशनल ट्रेनिंग दे रहा है। वो लड़का जो कमरे में बैठा है, जिसे ज्यादा पढ़ाई नहीं है पर बड़ा पोस्टर बॉय बनाकर चला रहा है अपना ज्ञान और पैसे कमा रहा है, उसको पता है उसकी कंपनी की हालत खराब है, ना कोई लिस्टेड कंपनी, ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिर्फ कर्ज का बोझ है। ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने अब तक 1 साल का मुनाफा नहीं दिखाया, पर फिर भी ये लोग अपने पैसे और स्टेटस को लेकर घूमते रहते हैं और एम्प्लॉइज को सिर्फ दिखावा और मोटिवेशन ट्रेनिंग तक सीमित रखते हैं। दूसरा बंदा अपना रील बनाकर यूट्यूब पे घूम रहा है, जिसे मैं ग्रोवर जी के कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स पसंद करता हूं, पर असल में उसने क्या किया? बोला कि मैंने धंधा खड़ा कर दिया, ये क्या वो क्या, पर सच तो यह है कि उसके धंधे ने 1 रुपया भी नहीं कमाया, ना उसके टाइम पे, और अब तो नुकसान ही हो रहा है। तो ऐसे लोगों के बारे में अब क्या ही कहें। एक और नाम है राहुल यादव का, जिसने अपनी कंपनी बनाई पर सब बस मे बैक में घूम रहे हैं, एम्प्लॉइज को तनख्वाह तक नहीं देते और स्टार्टअप्स का पूरा कलेश फैला रखा है। मैं यूथ से कहना चाहता हूं, जो नौकरी कर रहे हैं, कि इन स्टार्टअप्स में जॉब मत करो, इन्हें बॉयकॉट करो। कह दो कि तुम ही अपनी नौकरी करोगे, चाहे ई सॉप पे ही क्यों ना हो, अगर चल गया तो अच्छा, वरना चलो। यही सबसे बड़ा स्कैम है स्टार्टअप कल्चर का। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, कुछ स्टार्टअप सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, पर बताओ ना भाई, पिछले 5-10 साल में कौन से स्टार्टअप सच में प्रॉफिटेबल रहे, जहां एम्प्लॉइज खुश हों, जहां किसी का खून ना चूसा जाए, जहां ग्रोथ हो और असली अपॉर्चुनिटीज मिले। असल खेल तो इन्वेस्टर को एग्जिट देने का होता है, ना कि अपनी ऐसी तैसी करने का। शुरू के कुछ लोग कमा लेते हैं, जैसे शर्मा जी का लड़का, पेटी में पैसा कमा के निकल गया, 2-3 हजार रुपए की लिस्ट बन गई, फिर आंखों से आंसू पूंछ के आगे बढ़ गया। बाकी सबके पास मे बैक, रोल्स रॉयस खड़ी है। और जब इन्वेस्टर का पैसा धुआं हो रहा होता है, तो वो इन्वेस्टर टाइट करता है और एम्प्लॉइज पे प्रेशर आता है। सबसे पहले एम्प्लॉय की तनख्वाह रुकती है, क्योंकि बैंक या इन्वेस्टर को पैसा पहले देना होता है। एम्प्लॉय को कभी प्रायोरिटी नहीं मिलती। तो फिर भाई, आप ऐसी कंपनी में क्यों काम कर रहे हो? क्या इसलिए कि कहीं और जॉब नहीं मिल रही, या तनख्वाह कम मिल रही है, या सिर्फ फैंसी डिजिग्नेशन मिल रहा है? ये भी एक बड़ी दिक्कत है ना। मुझे पता है, मध्य प्रदेश का हेड बनने से बेहतर है कि आप किसी बड़ी कंपनी में छुपकर शांति से छोटे से डेस्क पे बैठो, चाहे वो चौथे या छठे नंबर का हो, पीछे वाले कमरे में हो। स्टार्टअप या छोटी कंपनीज में जाके बड़ा बनने की सोचना शायद टेम्पटिंग लगता है, पर असल में ये प्रैक्टिकल क्लैरिटी है जो आपको कोई कॉर्पोरेट वाला या मोटिवेशनल गुरु नहीं देगा, क्योंकि उनका काम बस मोटिवेशन देना है, असली बात समझाना नहीं। स्मार्ट बनना कौन सिखाएगा मोसुदीलाल जैसे आदमी को, जो रोज रोज ऑफिस आता है? कॉर्पोरेट अपना जूस निकालेगा, ऑर्गेनाइजेशन अपना फायदा उठाएगी, मालिक अपना हिस्सा लेगा और लालाजी भी अपनी जेब भरेंगे। आप क्या करोगे? बस रोज कोड़े खाने के लिए ऑफिस आओगे? कोई आपको अंदर से ऐसे मोटिवेट नहीं करेगा जैसे आजादी के वक्त लोग करते थे, जो अंग्रेजों को भारत छोड़ने को कहते थे या विरोध की आग जगाते थे। आप चुपचाप बैठ के शांत रह के बस कोड़े भी खाते रहोगे और रोज जाके सोचोगे, क्या यही जिंदगी है, रोटी और कोड़े खाना? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि भागो, नौकरी छोड़ो। बिजनेस करना भी इतना आसान नहीं है, इसीलिए ही तो लोग परेशान हैं। ना नौकरी मिलती है, ना बिजनेस स्मूथली चल पाता है, ना कोई क्लियर रास्ता दिख रहा है। तो जब जॉब मिल ही गई है, तो उसे अच्छे से कैसे करना है, इसका आइडिया और ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा, जो कोई और नहीं देता। अगर आप क्लैरिटी लेना चाहते हो, अपनी सिचुएशन समझना चाहते हो कि ये मेरे साथ हो रहा है, मैं क्या करूं, तो चैट बॉक्स में सीटी लिख दो या व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों,
जॉब हो या बिजनेस, दोनों में चैलेंजेस हैं, पर असली बात यह है कि आप अपनी पोजीशन समझो, सिचुएशन को क्लियरली देखो और उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ। रोने या भागने से कुछ नहीं बदलेगा, समझदारी से चलना होगा। अगर आप रेडी हो अपनी क्लैरिटी बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ कंट्रोल में लेने के लिए, तो मैं यही हूं आपके साथ। बस एक बार डिसीजन लो, एक्शन लो और अपने करियर को नेक्स्ट लेवल ले जाओ, क्योंकि जो सीख कर आगे बढ़ता है वही असली विनर होता है। तो आज ही शुरू करो, सीटी लिखो और अपने सपनों को सच करो। Thank you very much for being on this journey and see you in our part 2 course which will be filled with immense learning and mindset development. डाउनलोड करें हमारा ऐप और पाएं ऐसे यूनिक इंडियन टॉपिक्स जिसे आपको जीवन में सुकून और क्लैरिटी मिलेगी। डिसीजन आपका है, या तो आज जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, या फिर आज एक छोटा सा स्टेप लेके अपनी लाइफ को क्लैरिटी और सुकून की तरफ ले जाओ। तो अब वेट मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और शुरू कीजिए अपनी कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की जर्नी नितिन्स नैतिकता के साथ। सिर्फ 749 रुपीस के बेसिक प्लान से आप सिर्फ एक ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपनी सोच, अपनी डायरेक्शन और अपनी लाइफ अपग्रेड कर रहे हो। आज स्टार्ट करोगे तभी कल अलग होगा। हैप्पी लर्निंग।